मैं चीज़ों को पैशन से देखता था, ठीक है, एज ए प्रोफेशनली देखता था। फ्लड्स तो एक हमारे पास एक देखें एक अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह देता है। तो हमारी मैनेजमेंट बेसिकली और हमारी एग्जीक्यूशन दोनों जो है ना वो बजट डिपेंडेंट है। कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ऐसा प्रिंसिपल जो आप समझते हैं कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, एग्जीक्यूशन फास्टर ट्रैक पे करते हैं, विच इज़ गुड। विच इज़ बेटर। सर आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ ये जो डेवलपर्स हैं ये कौन सी ऐसी मिस्टेक करें जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए? एक हैप्पीनेस का कल्चर क्रिएट करोगे, खुश रहोगे। दुनिया की कोई बेहतरीन यूथ है वो पाकिस्तानी है। इस जैसी मैं कहता हूँ मुझे 10 अगर जिंदगियाँ मिले ना, मैं इस मिट्टी में गुजारूंगा। जो मोटिवेशन मुझे मिड स्ट्रीम ऑफ लाइफ में मिली ना, वो मुझे शुरू में होनी चाहिए थी। कि एआई और टेक्नोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को चेंज करेगी, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है? बिल्ड टॉक्स के साथ मैं हूं मसूद अवान, आपका अपना होस्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है इंजीनियर मंसूर खालिद। आज हम उनसे बात करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज एंड प्रोजेक्ट। सबसे पहले चलते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, हैविंग मी हियर। थैंक यू। सर अपने थोड़ा कैरियर के बारे में बताइएगा, चीज़ें जो जहाँ से आपने स्टार्ट ली, कैसे इसको प्रोसेस किया। ऐसे है कि इट्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली कि एकेडमिक्स के साथ ही मेरा प्रोफेशनल कनेक्शन था आगे। और आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स नाउ कि मैं डिज़ाइन में एजुकेशन सेक्टर के अंदर तकरीबन 12 साल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आई टीचिंग। और टीचिंग में भी जो कोर थी वो स्ट्रक्चर था जो कि सबसे स्पाइन ऑफ द इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर भी काफ़ी टाइम रहा। फिर उस डिज़ाइन के अंदर मेरा अपना जो नैक था वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर और प्लस लिटरेचर के अंदर, नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो ज़्यादा था। तो ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स उसके अंदर सेल अक्रॉस किया। और फिज़िकल कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा रहा। तो मैं चीज़ों को पैशन से देखता था, ठीक है, एज ए प्रोफेशनली देखता था कि पैशनेटली उनकी डिमेंशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वैसे तो कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हमेशा कहेंगे कि एक बीम है, कॉलम एंड ऑल दैट है जी, लेकिन आप उसको नेचर की रेफरेंस से देखेंगे, यानी कि आप अपनी बॉडी से ही आप एग्जांपल्स दें उसकी कि आपकी बॉडी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको एक फितरत का अमल नजर आएगा। तो मेरा जो देखना था चीज़ों का वो शुरू से ही उसको फितरती तरीके से देखने का था। तो एजुकेशन या एक्सपीरियंस जो था वो एड टू मेरे पैशन का था। पैशन था कि चीज़ों को नेचुरल देखना, तो वो दोनों चीज़ें मेरे एड में आई। तो मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए काफ़ी अच्छा विजन दिया अबाउट थिंग्स। और प्लस मुझे खुद पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। और मैं हर महीने तकरीबन 4 से 6 बुक्स खरीदता था, टेक्स्ट लाइन लेके बैठ जाता था। और इस तरह कोई 20 साल गुजर गए तो कोई आसानी हो गई, इसलिए आप सारे बैठ के आके। सर माशाल्लाह आपका फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं। अगर आपको मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, एक कोई बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पे बात करूँ कि लोगों की जो होती है अबाउट लार्ज प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक्चुअली पता कि हमारे नॉलेज बेस कम है। जो ओनर है वो भी, जो डिलीवर कर रहा प्रोजेक्ट वो भी, तो नॉलेज बेस कम होने की वजह से ना हम लोग खुद से मतलब कुछ अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें। तो जैसे जैसे किसी चीज़ को प्रोसेस के साथ गुजारा जाता है, बाहर के और हमारे लोगों में फ़र्क ये है कि वो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस बिल्ड करते हैं, पहले पास थ्रू करते हैं, फिर उसके ऊपर रेगुलर जो उसकी रेगुलराइजेशन है वो करते हैं, उसको रेगुलराइज कर देते हैं थ्रू सर्टन लॉ एंड ऑल दैट। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी अवेल होती रहती है, इवन आप देखें इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट भी जो है ना वो पार्ट्स में हुई है। तो वो आपकी डेवलपमेंट्स जो पार्ट्स में है वो बेसिकली होल सब में जाकर ट्रबल बन जाती है। तो मैं जैसे एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे मुल्क में जो फ्लड्स आते हैं, तो क्या बात है कि अरसे से फ्लड्स आ रहे हैं और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मसला फ्लड्स का नहीं है। फ्लड्स तो एक हमारे पास एक देखें एक अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह देता है जी, वाटर है मतलब। और उसमें कहते हैं उससे पानी ग्राउंड का रिचार्ज हो और ऊपर हो। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे लिए वॉश करने के लिए तो पानी नहीं है, लेकिन बहने के लिए पानी बहे जाए, बहुत बहता है पानी यहाँ। तो उसको एड्रेस क्यों कैसा हुआ? ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो ओवर टाइम पीरियड डेवलपमेंट की लैंड की वो पार्ट्स में की। तो जो चीज़ें थी नेचुरल कोर्स को अडॉप्ट करने वाली, ठीक है ना, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ दी वाटर होता है थ्रू दी मुख्तलिफ लैंड के प्रोफाइल से ले लें
उसके स्ट्रेटा से ले लें, माउंटेन से ले लें, तो उसके पैसेज एक नेचुरल कोर्स डिफाइंड होता है। हम जब डेवलपमेंट करते हैं ना पार्ट्स में, तो सारा कोर्स डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कोर्स डिस्टर्ब होता है, फिर वो जाके एज ए फ्लड सर्टेन एरियाज को हिट करता है, फिर हम कहते हैं फ्लड्स आ गए। तो हमारी मैनेजमेंट बेसिकली और हमारी एग्जीक्यूशन दोनों जो है ना, वो बजट डिपेंडेंट है। और बजट हमारा जो है ना, वो पार्ट्स एंड पार्सल में है, क्योंकि हम हमेशा लेके खाते रहे ना। सही क्या हम कमा के खाने वाले नहीं है, ठीक है ना। और जब अगर कमा के खाने की कोशिश भी करें, तो कुछ अर्से बाद खुद ही हम कहते हैं कि यार इस पे मेहनत लगती है, हम वैसे इजी मनी आ जाए तो बेहतर है। तो पूरा एक थिंकिंग साइकिल जो है ना, ओवर टाइम पीरियड, वो हमारा जो है हमारी चीज़ों को गवर्न करता है। सर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट की अब आपने बात की, आप क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट जो है उसकी फेलुअर अगर या उसके डिलेड जो हैं, उसमें बेसिक रीज़न क्या, प्लानिंग में कोई मिस्टेक होती है, एग्जीक्यूशन में या मैनेजमेंट में? हमारे यहाँ असल में बिल्कुल जो है ना, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रिवर्स चलती है, बिकॉज ऑफ वही मैं कह रहा हूँ, नॉलेज बेस कम है जी। मोस्टली लोग प्लानिंग के ऊपर ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेंड गुड मनी ऑन प्लानिंग, गुड टाइम ऑन प्लानिंग, ठीक है। दो प्लानिंग के दोनों एलिमेंट हैं, टाइम एंड मनी, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं और एग्जीक्यूशन फास्टर ट्रैक पे करते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ बेटर। हमारे यहाँ ये उल्टा है, हम लोग सबसे लीस्ट मनी स्पेंड करते हैं डिज़ाइन पे, ठीक है ना, और सबसे कम टाइम देते हैं डिज़ाइन को। और एग्जीक्यूशन जो है हमारी फिर ईयर्स, बिकॉज हमारा एक सोचने का अंदाज़ है कि हम प्रोजेक्ट की ग्रोथ जो है ना, उसको बजट के साथ जब अलाइन करके देखते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट हो जाती है। तो जैसे जैसे पैसे लोग देते रहेंगे, पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना, पार्शल सेलिंग कर ली, इनफ्लो ऑफ मनी होता रहा, साथ साथ उसको बिल्ड करते गए, ऐसा ही। तो डिफरेंट किस्म के स्ट्रैटेजीज हैं, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हैं, और नॉलेज बेस का प्रॉब्लम है। तो ये सब अकोमोडेटेड मिलकर ना एक चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सर, आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ ये जो डेवलपर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है? देखिए, अब एक मेन चीज़ है TVM कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जी। मतलब मैं उसकी मिसाल ऐसे दूँ कि अगर somebody आस्क मी कि आप जो है साल बाद मुझसे हर महीने अगर मुझे लाख रुपए पे कर रहा है, तो साल बाद आपको 12 लाख रुपए पसंद है या हर महीने लाख रुपए, तो मैं उसको कहूँगा हर महीने लाख सही अच्छा है, क्योंकि 12 महीने बाद 12 लाख की वैल्यू वो नहीं होगी जो 1 लाख की एक महीने में है। तो टाइम वैल्यू मनी ये है, दिस वी डोंट अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट में सारी चीज़ होती है कि आपने उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला होता है, IR निकाली होती है, पे बैक पीरियड निकाला होता है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग की होती है, TVM की होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सारी जो फाइनेंशियल टर्म्स है, ये सारी करने के बाद फिजिबिलिटी बनती है प्रोजेक्ट की, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो लेकिन कोर्स में डिफरेंट हर्डल्स, रेगुलर मतलब अथॉरिटीज़ की अप्रूवल्स की लेके, डिज़ाइन कॉस्ट से लेके, फिर एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की लेके, कॉन्ट्रैक्टर्स की लेके, ये सारी सम अप जब होती हैं, तो फिर वो डिसाइड करती हैं कि इट इज़ गोइंग इन दी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। सर, फिजिबिलिटी की बात हुई, असल में हमारे जो यहाँ कंसल्टेशंस हैं या कंसल्टेंसीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स जितने भी हो रहे हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट्स जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हैं, शायद वहाँ ये इन्वॉल्व होती हैं। अदरवाइज़ फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी पे काम नहीं किया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं? हमारे जो कंसल्टेंट्स के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए ना, कोई बेसिक रेगुलराइजेशन नहीं है। अंडर एक अम्ब्रेला के ना कानून के इन सारों का प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। होता ही है कि फिर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है को जो क्लाइंट है वो अनकम्फर्टेबल होता है कंसल्टेंट के साथ, तो वो चेंज करता है कंसल्टेंट, ठीक है। तो लिहाजा वो सारा जो एक शुरू में एक पूरा अंडर वन अम्ब्रेला एक प्रोजेक्ट कंसीव होके उसमें चलना होता है, तो उसके अंदर फिर इस तरह की हिकअप्स आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, जैसे इस मुल्क में रियल स्टेट सेक्टर है ना, इसकी कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल है, यू डोंट सी रियल स्टेट की। अच्छा, एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ फार्म्स हैं वो पार्टनरशिप पे हैं, कुछ हैं सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, कुछ हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ है पब्लिक लिमिटेड है। ये 4 टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं आपके, राइट। अभी पब्लिक लिमिटेड बिजनेस आपका जो है, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस जो आपका है, पार्टनरशिप, ये अंडर SECP जी, रजिस्टर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो एश्योरेंस देती है टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन इट, राइट। अब इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर भी है
जी, जो कि इसके भी पार्टीज का इंटरेस्ट और उसकी इन्वेस्टमेंट और पैसा इन्वॉल्व होता है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद यहीं पड़ी है। लेकिन इनको किसी किस्म की अंडर लाइसेंसिंग इनको काम नहीं कराया जाता, राइट। इसी तरह हमने डेवलपर्स वगैरह सिस्टम है, बाकी जो चीज़ें हैं डेवलपर्स है उनके कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है ना। इसी तरह कंसल्टेंट्स का तो है, वो पाकिस्तानी कौंसल से करेंगे, आर्किटेक्ट्स हैं तो पी से करेंगे, उन सब का है। लेकिन जो मेन लोगों के साथ जो मॉनेटरली कनेक्टेड है, लोगों का पैसा जिनके साथ कनेक्टेड है, उन लोगों की कोई लाइसेंसिंग या कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलराइज नहीं होते अंडर सम एनी लाइसेंस। तो लिहाजा उनके ऊपर कोई किस्म का बार नहीं है, किसी किस्म का चेक नहीं है। तो इसी तरह हम बता रहा हूँ आपको मैं कि बहुत सारे हमारे लाइफ के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जो है, और हम लोग जो है आई डोंट नो अगेन इट्स ए नॉलेज बेस, या जानबूझ के हम अवॉइड करके दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी तरफ देखने का एक बड़ी मज़े की आप बता दूँ, मैं रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, और एक मेरे सामने एक बंदा जो है वो गाड़ी को बकरी की तरह चला रहा होता है, जिग और जब मैं उसको हॉर्न 3 दफ़ा देता हूँ और वो अपने मोबाइल से मुंह उठाता है ना, तो उसको पता लग गया कि मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो जब मैं पास से गुजरता हूँ ना, तो बजाय मेरी तरफ सॉरी करने के दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता। और हमारा टोटल बिहेवियर इस नेशन का यही है कि जब आपको जगाया जाए, बताया जाए ना, तो बजाय आप सॉरी करें, एक्नॉलेज करें, उसको ठीक करें, हम दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, वो इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि बजाय फेस करने की चीज़ों को, ठीक करने के, उसको रेगुलराइज करने के, उसको अंडर लॉ लाने के, हम दूसरी तरफ देखते हैं। तो इसी तरह आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लें, आपका क्या होता है, आज से आपको 40 साल पहले लगेगा कि एक बस का हादसा हुआ है, 40 बंदे जीटी रोड पे मर गए जी, आज भी वैसे ही है। आज क्योंकि आपको ज़्यादा पता लग जाता है बिकॉज ऑफ मीडिया, लेकिन क्या हमने कोई उसकी प्रिवेंशन की, वो टाइम पीरियड कुछ ऐसा किया? ज़रूरत ही नहीं समझी। तो हम वो नेशन ही नहीं है जो अपने एक्सपीरियंस से ना अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करके बेहतर की सोचे। कई कोशिशें वगैरह मोटरवे पे तो सर वो अब उन्होंने शुरू किया है कि तमाम बसेस को 30-40 को इकट्ठा करते हैं, वो आगे एक गाड़ी लगती है, उनको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाते हैं, क्योंकि पहले वो टाइम चेक होता था स्टार्ट में और फिर एंड पे टाइम चेक होता था। तो बसेस वाले थोड़ा यूं करते थे, पहले स्पीड लगा दी, आखिर में थोड़ा, तो अब उन्होंने, लेकिन वही बात है कि सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए कितना पाकिस्तान, मोटरवे का पाकिस्तान और जीटी रोड का पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। हाँ, वो क्या फ़र्क है आपको? ठीक है, पेनल्टीज़, ठीक है ना, हैवी पेनल्टीज़, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली द ओनली फिर। तो आपको इसी मतलब एक लाहौर से पिंडी की तरफ या पिंडी से पेशावर की तरफ मोटरवे में मूवमेंट थी, 2 पाकिस्तान नजर आते हैं। एक वो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और एक वो जो हम जैसा है। ठीक है ना, जितना मुँह होगा सब चल पड़ेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में सर कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहा जाता है, कंसल्टेंट पे इल्ज़ाम है, ये आपने बताना है कि वो 3 चीज़ों से बड़ा जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है। नंबर 1 सर करप्शन, नंबर 2 रिलेशनशिप्स, और नंबर 3 गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। क्या वाकई कंसल्टेंट जो इन पाकिस्तान में है या कंसल्टेंसीज फॉर्म में, ये इन 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हैं? एक पर्सनल इंडिविजुअल की ऑनेस्टी जो है ना, प्रोफेशनल ऑनेस्टी से लेके, और एक कलेक्टिव एक ग्रुप की ऑनेस्टी से लेके, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑनेस्टी को ले लें आप, ठीक है, इसके मेजरेबल्स आपके पास कभी भी नहीं हो सकते। ये सिर्फ ऐसे इंश्योर हो सकता है कि आप चीज़ों को डेवलप इस तरीके से करें, किसी क्रेडिबिलिटी पे, आप किसी बंदे को इज़्ज़त नफ्स के साथ, क्रेडिबल के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, और अपनी डिवोशन के साथ, अपनी इनपुट के साथ किसी को रेज करेंगे ना वो टाइम पीरियड, तो वो पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। मैं तो सिर्फ ये एक इंडिविजुअल की राइजिंग अप से चीज़ को लेता हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी सिस्टम को या किसी कंट्री को ऐसा नहीं देखता। ये है कि आप लोग कल्चर कैसा क्रिएट करते हैं। एक हैप्पीनेस का कल्चर क्रिएट करोगे, खुश रहोगे, और अगर हर वक्त रोते पीटते रहोगे तो सारे रोते पीटते रहेंगे। इससे इससे मेंटल मेकअप है कि आपने मेंटल मेकअप कैसे किया हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपनी जो भी लेफ्ट से ए डे पास इन लाइफ, जो भी आपका दिन गुजर रहा है, उसको पैशन के साथ गुजारेंगे ना, अपने अचीवमेंट किसके, यार मैं कल जाना ये करना है, परसों ये करना है, ठीक है, टारगेट्स रखेंगे, और मेरी प्रेजेंस से पीपल अराउंड मी विल बी मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी, मेरी एनर्जी से उनको एनर्जी मिलेगी। तो आप घर के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, किसी जगह पे भी हो, यू विल बी ऑल पॉजिटिव, ऑल गिविंग। तो वो आपकी एक एनर्जी क्रिएट होती है, एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं
ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। और प्लस हमने सबसे ज़्यादा जो खोया है ना वो यही खोया है कि हमने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उनके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। हम लोगों को, अभी मैं वही कहता हूँ कि हम लोगों को नाउमीदी की तरफ हर वक्त उसको, मतलब आप मिसाल ले लें, मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट 15-20 ईयर्स तक बार बार हमें किसी तरीके से थ्रू टीवी चैनल्स और एल्डर्स बाय ऑल मीन्स ये बताते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे कम दर्जे के लोग हैं, कम ज़हीन लोग हैं, वो काम करते ही नहीं है, इसका जब करेंगे तो 2 नंबरी करेंगे, यानी कि ऑल नेगेटिव। और ये बम्बार्डमेंट 15 साल से हो रही है आपके ऊपर, बिल्कुल। और अभी लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ यार अगर मैं यहाँ पे रहूँगा ना तो मैं ऐसे ही होगा, लिहाजा यार मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एक्सेप्टेंस लेवल पे ले आए हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई टेल यू, दुनिया की अगर बेहतरीन कोई कौम है ना और दुनिया की कोई बेहतरीन यूथ है वो पाकिस्तानी है। बाहर तो आप ऐसे समझ लें, अगर आपने सब्र और पेशेंस देखना है ना और मुश्किलात का फेस करना, वो हम लोगों को देखें। और जो लोग सर्वाइवल के लिए मूव अराउंड करते हैं ना, दे आर फार मोर सुपीरियरली इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू दोज हु हैव ईजी लाइफ। बाहर में ईजी लाइफ है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। इस कंट्री में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और जो एफर्ट करते हैं वो दूसरे मीन्स भी तलाश करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी डेवलप होती है ओवर टाइम पीरियड कि यार अगर एक एक्सिस पे फेल किया दूसरे पे कैसे जाए, दूसरे पे फेल किया तो उनके अंदर एफर्ट और इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। तो बेसिकली किसी इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करके आपको ऊपर इम्पोज करना और एक्चुअली होना, तो हम लोगों ने असल में अगले 40-50 साल 60 साल हमारी जो प्राइम यूथ है, जो कुछ फ्लैट हो रही है, कुछ हमें उम्मीद हो रही है, उसमें मिल मिला के ना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना एक मुल्क में लोग रह रहे हैं लेकिन वो जो है एक मतलब फोर्स्ड लिविंग है जी, मोटिवेशन नहीं है उनके अंदर। सर अगर यूथ की बात हम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर सर मंसूर खालिद जो हैं ये आज 25 साल के हो जाएं और अब वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो वो उससे आगे अब ख़ुद को कैसे ग्रो करेंगे। असल में मैं ये बताना चाहता हूँ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे लेकर चलना है। ये बड़े अच्छा सवाल किया, मैं उसकी वजह बताता हूँ। हमारे दौर में ना जो एनुअल सिस्टम था ना उसके अंदर कोई 10-15 जो है इंटरेक्ट्स होते थे जी। अभी जो जीपीएस सिस्टम है ना इसके अंदर अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं ना, बिल्कुल है, तो 50 एवरेज इंटेलिजेंस के हैं, उसमें कोई ब्रिलियंस नहीं है। लिहाजा जब अब एक बैच ऑफ इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो भी निकलता है ना तो सब एवरेज माइंड्स के होते हैं। इसलिए आप देखें पिछले आपको 30-40 साल से ना किसी भी फील्ड में कोई डिस्टिंक्ट डॉक्टर, कोई डिस्टिंक्ट पोइट, कोई डिस्टिंक्ट रिसर्चर नहीं मिला आपको, सारे एवरेज। क्योंकि वो निज़ाम ऐसा किया गया कि जिसमें एवरेज प्रोडक्शन इन नंबर्स तो है लेकिन ब्रिलियंस की जो लाइन ऊपर 10% की होती है ना, 5% जो टॉप ब्रिलियंट माइंड होते हैं, जो आपके पूरे बाकियों को लेके चलने वाले कंट्री में जो आपके पिछली हिस्ट्री में रहे हैं, जैसे आपका डॉक्टर कदीर है या बाकी इस तरह के कुछ लोग हैं जी जो आपके हिस्ट्री में है, वो पिछले आपके 40 साल के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी नहीं निकला, आप देख लें। और उसकी वजह ये है कि आपने वो एवरेज पे लाइन लगा ली, और जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो आपने ज़हीन जो लोग थे उनको खींच के उस लेन पे लेके आए लाइन पे, और जो नीचे वाले थे उनको खींच के ऊपर लाइन पे लेके आए ताकि आप लाइन मेंटेन कर सकें। तो आप लाइन मेंटेन करने वाले बन गए, राइट। तो मेरी तो ये है कि जिस तरीके से बच्चे इंडक्ट हो रहे हैं, जैसे उनका स्कोप है अवेलेबल, जितना नंबर वो इनफ्लो आता है नंबर का, और आगे से जो एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारी चीज़ें ना बहुत गैप है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप पीछे से लेके आगे तक अलाइंड हो। पीछे 50,000 बच्चे जो है मैट्रिक के एग्जाम में आ रहे हैं और आगे 10,000 बच्चों के लिए एडमिशन की चांसेस है, वो 40,000 क्या करेंगे भाई। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा हमने ना लोगों ने तो कुत्ते बिल्लियों को भी मेजर किया हुआ है बाहर के मुल्कों में, उसी तरह नस्कशी करते हैं, मैनेज करते हैं उनको, ठीक है। पेट्स को भी मैनेज करते हैं, नंबर्स को। इसी तरह आगे यूनिवर्सिटियों से लेकर पीछे स्कूलों तक पूरा एक सिस्टम है, जो नंबर्स इनफ्लो हो रहा है वो आगे यूनिवर्सिटी में इंडक्ट हो रहा है, वो आगे इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है। दैट बैलेंस इन द कंट्री वो मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल्स का। हमारा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, और ना ही कोई, मतलब लोग इतने मसरूफ़ हैं और पता नहीं किस चीज़ में मसरूफ़ हैं कि इस तरफ ध्यान ही नहीं है। मुझे किस चीज़ में ये नहीं पता। सर इसमें आप क्या समझते हैं कि मेन मिस्टेक किसकी है हमारे, वो जो एक पॉलिसी है या फिर अफराद हैं जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, या इन सब में से कौन ज़िम्मेदार है इसका?
एक तो कहते हैं ना वो हम लोग मेहनत भी नहीं करते ना। पहली बात होती है कि आप एक्नॉलेज कर लें कि आपके अंदर कोई कमी है। जी। पहला जो स्टेप होता है एक्सेप्टेंस है। फिर आपका सेकंड स्टेप है डायग्नोसिस करते हैं, आप चेक करते हैं एक्सेप्टेंस के, मानने के बाद कि ये हुई क्यों थी। और जब वो एग्जैक्ट डायग्नोज हो गया तो उसके बाद फिर आप इलाज की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टेप पे मानने को ही तैयार नहीं है। सर गलती से याद आया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक जो आप वापस जाके नहीं करना चाहेंगे? मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मैं जो निज़ाम था उसको समझा नहीं। सही। जो निज़ाम इन प्लेस था, जो सिस्टम है, कोई रिग्रेट्स कोई नहीं है। अल्लाह का बहुत करम रहा। इस जैसी मैं कहता हूँ मुझे 10 अगर ज़िंदगियाँ मिले ना, मैं इस मिट्टी में गुजारूंगा। परफेक्ट। जो बारिश के बाद अच्छी हल्की सी खुशबू आती है ना, बिल्कुल द फेवरेट, उस खुशबू के लिए मैं अपनी 10 ज़िंदगियाँ भी यहीं पे गुजारूंगा। आई एम सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड, बिकॉज लोगों को बाहर का थोड़ा सा फाइनेंशियली तो ठीक है, लेकिन वो इतना ड्राई आउट एनवायरनमेंट्स होता है और इतना सेल्फ फोकस्ड होता है जी कि आप महसूस, यहाँ पे तो रिचनेस है, मौसम की के अंदर भी रिचनेस है, रिश्तों के अंदर रिचनेस है, टाइम होता है आपके एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को। यहाँ पे बहुत सारी नेमतें हैं जो मतलब दे आर नॉट डिस्कस्ड, दे आर नीदर दे आर डिस्कस्ड नॉर दे आर फेल्ट। लेकिन क्योंकि अवेलेबल है ना, बंदे को कदर नहीं होती जब तक अवेलेबल है। जब चीज़ नहीं होती फील करता कि अभी नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन जिस चीज़ के साथ है ना, वो ना हमने किया ना हमने समझा। तो इसलिए वो ड्रीम को रियलिटी के साथ पिच करना वो वैसे भी आई थिंक इट्स नॉट ऑन। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू में जो मोटिवेशन मुझे मिड स्ट्रीम ऑफ लाइफ में मिली ना, वो मुझे शुरू में होनी चाहिए थी। मतलब मुझे ये अल्लाह का ही काम होता है किस तरीके से किसी की लाइफ सेटिंग होती है, लेकिन मुझे मिड स्ट्रीम में लाइफ में जो पैशन मोटिवेशन जो मिला, या मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई लाइफ में कि चीज़ वो नहीं आती, उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। जब मेहनत करते हो तो वो आनी शुरू हो जाती है, और जब आनी शुरू होती है तो वही कमज़ोरी आपकी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाती है, जिसको आप वीकनेस समझते हैं। ये सर हमने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग हैं इनको ये बताना है, ताकि हम आपने सीख लिया, उम्र आपकी लगी, और वही बात अगर उनको आज पता चल जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनके लिए तो बहुत। मैं भी कह रहा हूँ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है उनके लिए, मैं बताऊंगा कि चीज़ जब तक वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे ना कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता या मैं कर नहीं सकता, उस वक्त तक वो उनके लिए मॉन्स्टर है। और जिस दिन उसके पीछे पड़ेंगे वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फॉर लाइफ टाइम बन जाएगी, और ऐसी हार्ड कोर मेमोरी में बैठेगी कि जब भी आइंदा ज़िंदगी में आपको ज़रूरत भी पड़ेगी वो एक्टिवेट होकर एज ए स्ट्रेंथ दोबारा आगे आ जाएगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो जो वीकनेस थी, क्योंकि आप जब उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए खुद मेहनत करते हैं ना विदाउट एनी असिस्टेंस, तो क्लैरिटी ठीक है, और आपका हार्ट और माइंड दोनों उसके अंदर फोकस्ड होते हैं। अच्छा, जब ये दोनों फोकस्ड होते हैं तो 10 साल के बाद जाके जब भी आपको इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, ये 10 साल के तजर्बे के साथ उस पावर के साथ वापस आपके पास आती है आप फैसिलिटेट करने के लिए। दिस इज़ वाई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरा मैसेज को यही है, रुकना नहीं, थकना नहीं, डरना नहीं, मेहनत करो तो हर चीज़ तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन मेहनत करना जो है ना वो ज़रूरी है। सर आने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए समझा जाता है कि एआई और टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगी। आप क्या समझते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को चेंज करेगी, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, मैं बड़ा जो है ना इसलिए से हमारे ज़माने में ना एक चीज़ होती थी जिसे कहते थे गिगो। ठीक है। गिगो व GIGO, दैट वाज गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जितने भी आपके ये इन एड टू ह्यूमन है, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ठीक ना, ये आपके इन एड टू हैं। दीज आर नॉट योर रिप्लेसमेंट्स। ये आपको मदद करने के लिए, मदद किस लिए करेंगे कि आपका पेस ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दो चीज़ें। अच्छा, पेस ऑफ वर्क और प्रोडक्टिविटी दोनों टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ये मकसद। आपकी इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। तो उनको उसी तरीके से लें, ठीक है ना, और एज ए पैशन उनको इस्तेमाल करें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये ना सब्स्टिट्यूट ना समझे अपनी जहानत का, मतलब उनको, और उसके अंदर डाइवर्सिफाई रहें। जितने डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस करेंगे
उतने ही वो आपके फ्रेंडली टूल्स बनेंगे। यानी कि आप समझ लें कि दो वो तरीके हैं किसी चीज़ को चेक करने के, एक है उसका वैलिडेशन प्रोसेस है, एक उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, वैलिडेशन ये है कि आया जो चीज़ या टूल आपने लिया है वो ठीक काम कर रहा है, दैट इज़ वैलिडेशन। उसको वैलिडेट करते हैं कि ठीक कर रहा है। और वेरिफिकेशन ये होती है कि जो आप उससे लेना चाहते हैं क्या वो सही आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ हाउ यू वेरीफाइड कि इट इज़ फिट टू यू। तो दैन उसके अंदर AI हो, डिफरेंट और चीज़ें हो, हार्डवेयर टूल्स हो, उनको आपके लिए जितनी डिवर्सिफाई आप उतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, उतने भी आप यूज़फुल होंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ज़्यादा सीखें, ज़्यादा डिवर्सिफाई हो, अच्छा उसके बाद ज़्यादा क्वालिफिकेशन गेन करें। एजुकेशन तो आपकी बेस डिग्रीज होती हैं, क्वालिफिकेशन होती है कि आप इंटरनेशनल बॉडीज जितनी भी हैं उनकी आप मेंबरशिप्स लें, ताकि आपकी वो क्वालिफिकेशन जो है एक्नॉलेज हो आपकी एजुकेशन। और साथ साथ अपने ये टूल्स को ऐड इन करते जाएं। हर आने वाला दिन अपने आप को मोर स्ट्रॉन्गर लेके चले। यानी कल आप 60% थे, तो आप नेक्स्ट डे आपको शुड बी 62%। लेकिन जिस दिन आप 60% थे और अगले दिन आप 58 भी आए बिकॉज ऑफ लो बैटरी और वट एवर, ठीक है, इसका मतलब है वो ज़िंदगी नहीं थी। अगले दिन आपने ज़िंदगी नहीं गुजारी, आपने पिछला दिन रिपीट कर लिया। तो लाइफ इज़ लाइक ए ट्री, ग्रोइंग ट्री, लाइक ए फ्रेश वाटर स्ट्रीम। तो ये फ़ायदा देती है, ये ग्रो करती है। तो रोज़ ना अगर कोई एक नेकी, कोई एक इल्म का कोई हिस्सा, कोई चीज़ लर्न कर ली, जब तक ऐसी लाइफ नहीं है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ लाइफ, दैट इज़ रिपीटिंग प्रीवियस डे। बिल्कुल। तो और यही टेक्नोलॉजी और AI में भी आता है कि अगर आप वक्त के साथ साथ उसको करते जाएंगे तो इट विल नॉट बी अ चैलेंज, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर। सर, कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ऐसा प्रिंसिपल जो आप समझते हैं कि अवॉइड नहीं किया जा सकता? वैसे तो कोई भी प्रिंसिपल अवॉइड नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा जो आप अपने तौर पे समझते हैं। कंस्ट्रक्शन की पहली बात है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रिंसिपल ये दो थोड़े से ना अनकंफर्टेबल हैं। सही है। आपस में ठीक है ना, दोनों का ये दोनों सिंक नहीं होते। You understand right? Yes, yes, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ये चीज़ ये आपस में सिंक नहीं होते। तो इसको उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, मटीरियल्स, फैब्रिकेटर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, होल सम फ्रॉम टेल टू, ठीक है, टू टेल टू टूथ, टेल से लेके दांत तक, ठीक है, टूथ तक, वो पूरी ये एक अगर उसका इसके अंदर हार्मनी है तो ठीक है। अगर बीच में डिसकनेक्ट है तो देयर शुड बी डिपार्टमेंट्स वाचिंग ओवर थिंग्स। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना, लाइसेंसिंग वाला काम वो नहीं है। उन चीज़ों का जो लोग मेन पब्लिक मनी के साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे होते हैं, तो देयर शुड बी सम गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस थ्रू लाइसेंसिंग, जो चीज़ों को रेगुलराइज करें। जैसे बाकी सेक्टर्स के अंदर मैंने मसाले दी थी SECP के, ऑल दैट बिजनेस के अंदर जैसे ट्रस्ट SECP जो है प्रोटेक्ट करती है लोगों के, इस स्ट्रीम के अंदर भी करें, बिकॉज ये एक बैकबोन ऑफ द इकॉनमी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चल रही होती है, ऑलमोस्ट मोर देन 40 इंडस्ट्री या 60 इंडस्ट्रीज आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ चल रही होती हैं। और एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर खपा हुआ होता है, यूज़ हो रहा होता है। तो जैसे आप एक टेक्सटाइल की एक मिल ले लें ना, जिसके अंदर कुछ आपके 100-200 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स के। तो इसी तरह इसके अंदर भी फैक्ट्री वर्कर्स से लेके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट साइट ऑल्सो देयर आर सो मैनी पीपल हु आर मूविंग थ्रू इट। तो जितना अच्छा हम रेगुलराइज करेंगे, जितना अच्छा सिक्योरनाइज करके बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, उतना ही अच्छी डिलीवरी है, उतनी अच्छी रेपुटेशन है। हम किसी से काम नहीं दुनिया में, इट इज़ ओनली हमारा जो है ना, आई बिन टू कंट्रीज अब्रॉड विद द प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन ऑल्सो। फ़र्क सिर्फ जो है ना ये रेगुलेशंस का है, फ़र्क क्वालिटी का है। यानी कि आप लेट्स से इंग्लैंड में अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है किसी जगह के ऊपर, फॉर एग्जांपल देयर वाज ए वटफोर्ड मॉल था वहाँ पे जो कि एक्सपेंड हो रहा था, तो उनकी जो क्या कहते हैं उसकी फिटमेंट्स थी वो फ्रांस से या किसी और मुल्क से होके आनी थी। टाइम का उसका शेड्यूल तैयार था, और जब वो चीज़ें बाहर से बन के आनी थी उसमें, और जो स्पेस उसके लिए रखी गई थी उसमें 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं था। क्योंकि लायबिलिटी वहाँ पे पता होता है, लायबिलिटी इंश्योरेंस एक चीज़ होती है
कि अगर इसमें मिसमैच हुआ तो लाने वाले को और करवाने वाले को कितनी पेनल्टी पड़ेगी। रेगुलेशंस है ना जो प्रोटेक्ट कर इस चीज़ को प्रोजेक्ट इंटरेस्ट में, और टाइमलाइन फॉलो हो रही है। तो दैट्स व्हाट इट इज़। वो यहाँ पे कर लें, सब ठीक है। मेरे ख्याल में सर एक मिसकॉन्सेप्शन ही है, आप बेहतर बता सकते हैं, कि लोगों को लगता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट खुद एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व करके, तो मैं पैसे बचा लूँगा। इज़ इट ट्रू? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा ये है कि आप दो कमरों का मकान बनाने चलेंगे, हाँ जी। जिसके अंदर 3 दरवाजे हैं, फिर बाद में आपको पता लगेगा कि आपने एक कमरे का मकान बनाया जिसके अंदर 15 दरवाजे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप रास्ते में से ना अपनी बसें बदलते रहें, आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना। आप बीच बीच में से अगर आप ऐसे करेंगे, स्प्लिट करेंगे, खुद से ले लेंगे, जिनका काम उनको करने दें जी। दुनिया में सबसे सिंपल मैं हमेशा कहता था, देखो मुझे बहुत सारा काम करने का शौक है ना। मैं वुड कटिंग का, ग्लास एचिंग तक का मैंने मशीनें रखी हुई हैं। मैं मेटल फैब्रिकेशन भी कर लेता हूँ, मैंने उसकी भी रखी। मैंने आई मेड ऑल थिंग्स अवेलेबल टू मी। लेकिन जब काम पड़ता है ना तो मैं प्रोफेशनल को लेता हूँ, क्योंकि वो बैठा है इस मकसद के लिए। जो वेंडर या मेकर जो फैब्रिकेटर है, तो जिसका काम है उसको करने दें, क्योंकि उसने करने बहुत अरसा करने पे रेपिटेशन का उसका हाथ बहुत अच्छा हो गया होता है। उसने काफ़ी मिस्टेक्स की होंगी, उनसे सीखा होगा तो वो सारी उसका एक्सपीरियंस अननोइंगली ना उसके हाथ में आया हुआ, तो यूज हिम इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू एवरीथिंग योरसेल्फ। जी, इट विल स्पॉइल द थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की एपिसोड। कमेंट में आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इट्स अ डिबेट कि कैसे हमने जो हमारा बिल्ड टॉक्स के थ्रू इसको बेहतर करना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी एंड ऑल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। मसूद अवान को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।